नमस्कार दोस्तों दलाई लामा सिर्फ तिब्बतियंस के ही सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया उनको मानती है और ग्लोबल पीस के बड़े सिंबल माने जाते हैं। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होता है देखना कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। और अचानक से अगर आप देखोगे तो दलाई लामा के बारे में काफी चर्चा चलने लग गई है। इसका कारण यह है कि आज उनके द्वारा जो पूरा सक्सेशन प्लान है वो अनाउंस किया गया कि अगले दलाई लामा कौन होंगे, कहां पर होंगे। तो वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके कुछ ही देर पहले यहां पर खबर आई कि चाइना ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। चाइना का कहना है कि उनका जो मेथड है कि अगले दलाई लामा कौन होंगे वो चाइनीज गवर्नमेंट तय करेगी। और ये गोल्डन अर्न एक मेथड है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये होता क्या है। ये चाइना मानता है, चाइना उस मेथड के थ्रू अगले दलाई लामा को खोजेगा। लेकिन तिब्बतियंस के ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे जो अगले दलाई लामा होते हैं वो पूरा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो बैच है फाउंडेशन बैच 2026 हो 27 हो, उसको आप अवेल कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए गोल्ड प्लैटिनम डायमंड के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करना है कोड आपको अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम इस पर मौजूद है, यहां पर आप कॉल करिए और आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं और समझते हैं कि दलाई लामा होते कौन है। देखो, दलाई लामा एक नाम नहीं है, बल्कि दलाई लामा एक पोस्ट होती है। तो यहां पर जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है वो 14th हैं और उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। और उनका जन्म हुआ था तिब्बत में 1935 में। आप देख सकते हो तिब्बत जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है, काफी बड़ा बॉर्डर भारत के साथ सटता है। तो तिब्बत में 1935 में उनका जन्म हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब उनको दलाई लामा के तौर पर खोजा गया था ना, तब उनकी उम्र 4 साल की थी। 1939 में उनको खोजा गया था। और अभी करंट वो स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के और ग्लोबल सिंबल ऑफ पीस और कंपैशन के भी माने जाते हैं। और जब से यहां पर चाइना ने ऑक्यूपाई किया, आप सब जानते हैं 1950 में चाइना ने कह दिया कि ये जो तिब्बत है वो उनका इलाका होगा। आगे चलकर 1959 में तो काफी बड़ी जंग जैसा देखने को मिला और चाइनीज आर्मी पूरी तरह से तिब्बत को टेक ओवर कर रही थी। तब आप सब जानते होंगे जो दलाई लामा है वो अल्टीमेटली भारत जो है आते हैं। और भारत में आप सब जानते होंगे कि तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल आपको देखने को मिलती है। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। मतलब जैसे एक सरकार चलती है ना, एक पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, सेम वो चीज आपको धर्मशाला में देखने को मिलता है तिब्बतियंस का। तो एक प्रकार से यहीं से सब कुछ चलाया जाता है। खैर, यहां पर तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आप देखो तो दलाई लामा इज अ री इनकारनेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा मतलब जो बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है वो कहा जाता है। एंड दैट इज वाई जब भी दलाई लामा की मृत्यु होती है तो उनका जो सोल है, ऐसा कहा जाता है कि इट इज री इनकारनेटेड इनटू अनदर चाइल्ड। किसी दूसरे बच्चे में उनका सोल चला जाता है और इसी की वजह से उस बच्चे को पहचानना जरूरी हो जाता है ताकि अगले दलाई लामा को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि आज हुआ क्या? आज बेसिकली दलाई लामा ने अनाउंस किया है कुछ, और यहां पर आप देख सकते हो जो उनका सक्सेसर होगा उसके बारे में जिक्र किया है। और बेसिकली उन्होंने अपना जो मेमोयर है 2025 का वॉइस फॉर द वॉइसलेस, उसके अंदर यह कहा है कि उनका जो री इनकारनेशन होगा, इट विल बी बॉर्न इन अ फ्री कंट्री। वो एक आजाद देश में पैदा होगा, नॉट अंडर चाइनीज अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि चाइना बार बार क्लेम करता है कि नहीं, उन्हीं के देश में अगले दलाई लामा होने वाले हैं। लेकिन जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगले दलाई लामा चाइना में नहीं होंगे, वो एक फ्री कंट्री में होंगे। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप समझिए भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इनमें से हो सकता है। और यहां पर जो भी अगले दलाई लामा होंगे उनको जो रिकॉग्निशन दिया जाएगा वो पूरा का पूरा हक तिब्बतियन लोगों का होगा। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट उसमें कोई दखल नहीं दे सकती कि अगला दलाई लामा कौन होना चाहिए, कैसे होगा। वो पूरा का पूरा जो रिकॉग्निशन है सिर्फ और सिर्फ तिब्बतियन पीपल ही कर सकते हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं उनको एक तरह से चेतावनी दी है कि आप कोई भी अगला दलाई लामा चुना जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा तो आप उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दीजिएगा, आप उनको मत मानिएगा। चाइनीज गवर्नमेंट अगला दलाई लामा तय नहीं करेगी। उनका मानना है कि चाइना इज ट्राइंग टू यूज रिलीजियस सक्सेशन, मतलब एक प्रकार से
तिब्बतियंस पर और अच्छे से कंट्रोल पाने के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और जो कल्चरल आइडेंटिटी है तिब्बतियंस की उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और इसलिए चाइना ये पूरी तरह से चाल चल सकता है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है ना, जैसा मैं आपको बता रहा था कि 90th बर्थडे आने वाला है दलाई लामा का, ये है 6 जुलाई को। तो उसके पहले 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में जो सीनियर लामाज हैं, तिब्बतियंस एग्जाइल लीडर्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उन सब की मीटिंग हो रही है धर्मशाला के अंदर, और उनके द्वारा एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किया जाएगा ताकि जो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है अगले री इनकारनेशन प्रोसेस के लिए वो यहां पर लाया जा सके। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चाइना का पोजीशन इस पर क्या है। देखो, चाइना ने ऑफिशियल स्टैंस लिया है कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी अगले री इनकारनेशन की वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास होगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना ने एक कानून पास किया था 2007 में, स्टेट रिलीजियस अफेयर्स ऑर्डर नंबर 5। तो उसके तहत चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि अगले जो भी दलाई लामा होंगे, री इनकारनेशन होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर ही हो सकते हैं। ये इनके द्वारा बोला गया है। उनको चाइनीज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये जो सिलेक्शन होगा, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज भी चाइना की सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो सिलेक्शन होगा वो गोल्डन अर्न सिस्टम के थ्रू होगा। गोल्डन अर्न सिस्टम बेसिकली चिंग रूल के समय से चलता रहा। मैं आपको बताता हूं, ये एक लॉटरी की तरह होता है। लॉटरी आप सब जानते हैं कि जो पेपर चिट है वो एक जगह डाला जाता है, उसमें से किसी का भी नाम सामने आया वो एक प्रकार से डिक्लेयर हो जाता है। तो 18th सेंचुरी में यहां पर जो चिंग डायनेस्टी थी चाइना के अंदर, उनके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया था ताकि जो हाई रैंकिंग तिब्बतियन बुद्धिस्ट री इनकारनेशन है वो सेलेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा, पंचेन लामा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पंचेन लामा भी होते हैं। दलाई लामा तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, मतलब हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर है। उनके जस्ट नीचे जो आते हैं ना वो होते हैं पंचेन लामा, और पंचेन लामा का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली जो अगले दलाई लामा चुने जाते हैं ना उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल पंचेन लामा का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो चाइनीज सिस्टम है ना वो कैसे वर्क करता है मैं पहले आपको वो बताऊंगा, फिर जो तिब्बतियन ट्रेडिशनल सिस्टम है अगले दलाई लामा को आइडेंटिफाई करने का, जो दलाई लामा चाहते हैं कि वैसे हो, वो कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चाइना का क्या कहना है कि जो गोल्डन अर्न सिस्टम है उसके थ्रू चुने जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई लामाज होते हैं, जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं, वो कई सारे बच्चों को एक तरह से कैंडिडेट के तौर पर चुनते हैं कि इतने सारे, मान लो 50 बच्चों को चुन लिया गया कि इनमें से कोई एक नया अगला जो है दलाई लामा हो सकता है। अब वो जो नाम है बेसिकली गोल्डन स्लिप पर लिखा जाता है, उसको एक गोल्डन पॉट के अंदर डाला जाता है। फिर एक सेरेमनी होती है, मोस्ट प्रोबेबली तिब्बत के लासा में जो खांग टेम्पल है, या फिर बीजिंग में एक सेरेमनी में भी शायद चाइनीज गवर्नमेंट करा सकती है, और वहां से नाम जो है पॉट में से निकाला जाएगा, और फिर उनको चूज किया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो री इनकारनेशन है, वो अगले दलाई लामा है। लेकिन जाहिर सी बात है जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं वो इसको अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो 14th दलाई लामा है उन्होंने भी इसको अपोज किया है और कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का एक तरह से वॉयलेशन है, इसको हम नहीं मानेंगे। हिस्टोरिकली इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पहले ऐसा हुआ है कई बार कि दलाई लामा को ऐसे चुना गया, लेकिन आगे चलकर 13th दलाई लामा और जो अभी प्रेजेंट 14th दलाई लामा है उनको ट्रेडिशनल मेथड से चुना गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है जिसको अभी दलाई लामा कह रहे हैं कि ऐसे चुने जाने चाहिए। तो क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और बहुत लंबा समय लग जाता है, कई वर्ष लग सकते हैं अगले दलाई लामा चुनने के लिए, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम की तरह नहीं होता है। यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, मतलब कई सेंचुरीज ओल्ड जो ट्रेडिशंस है, डिविनेशंस है, रिचुअल्स है, उसके माध्यम से चुने जाते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो जो सीनियर मॉन्क्स हैं, जो सीनियर लामाज हैं, वो स्पिरिचुअल साइंस और विजन्स को इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पर ये बच्चा शायद अगला दलाई लामा हो सकता है। मतलब जो बॉडी है ना, जो दलाई लामा की बॉडी है, उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में रखा जाता है ताकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके। और जो सीनियर मॉन्क्स हैं वो मेडिटेशन स्टेज में चले जाते हैं और उनको जो सपना आता है, जो उनको एक प्रकार से वो क्लूज की तरह हो जाता है, उनको कुछ ना कुछ सपना आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ हो सकता है कि इस जगह पर ये बच्चा हो, वो रीइंकारनेट हुए होंगे। तो इसको लेकर जब उनको क्लूज पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बाद एक सर्च पार्टी फॉर्म की जाती है। सीनियर मॉन्क्स और लामास के द्वारा एक कमिटी बनाई जाती है जो जगह जगह जाकर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो तिब्बत में, नेबरिंग कंट्रीज भारत में, नेपाल में, मंगोलिया, भूटान, कई जगह वो जा सकते हैं। तो यहां पर अब देखो क्लूज कैसे होता है।
एक बार कई सारे कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी उम्र लगभग 2 से 5 वर्ष की होती है और उनमें से ये कहा जाता है कि हो सकता है इनमें से कोई दलाई लामा हो। जरूरी नहीं हो कि उन्हीं में से होगा, हो सकता है उनमें से कोई ना हो, क्योंकि यहां पर टेस्टिंग होती है। जो रियल रीइंकारनेशन होगा ना, उसमें यह बोला जाता है कि जो बच्चा है वो प्रेजेंट दलाई लामा के आइटम्स को पहचानेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग स्टिक हो गया अभी दलाई लामा का, टी कप हो गया, तो उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जो बच्चा होगा उसका विजडम थोड़ा सा अनयूजुअल होगा बाकी बच्चों से, उसके अंदर कंपैशन होगा, मतलब उस उम्र में उस बच्चे में कंपैशन आना, वो चीज आना काफी अनयूजुअल होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन थ्रू रिकॉग्निशन। ये ट्रेडिशनल मेथड है और एक बार कंफर्म हो गया कि हाँ ये बच्चा अगला दलाई लामा है, तो उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। फिर उसको मोनेस्टिक एजुकेशन दी जाती है, ट्रेन किया जाता है तिब्बतियन बुद्धिज्म में, एथिक्स में, फिलॉसफी में, डिप्लोमेसी में, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। और फाइनली जो है आगे चलकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो रिलीजियस लीडरशिप को अज्यूम करते जाते हैं। तो ये आई होप आप डिफरेंस समझ रहे होगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चाइना क्यों इस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करता है, क्यों चाहता है कि वो अपने ही मेथड को अपनाए। देखो दलाई लामा एक प्रकार से तिब्बतियन आइडेंटिटी को सिंबलाइज करते हैं और चाइना चाहता है कि वो तिब्बतियन बुद्धिज्म पर कंट्रोल पाए और जो सेपरेटिज्म है ना अभी भी तिब्बत के अंदर चाइना के खिलाफ, तो उसको वो एलिमिनेट करना चाहता है। तो एक प्रकार से चाइना चाहता है कि वो अपने ही किसी पर्सन को दलाई लामा बना दे और अपना जो रूल है तिब्बत के ऊपर उसको लेजिटिमाइज कर दे, और जो पेट्रियाटिक फीलिंग है वो दलाई लामा के अंदर लाना चाहता है कि देखो हम चाइना से कितना प्यार करते हैं, ऐसा दलाई लामा बोलें अगले। और एक प्रकार से जो एग्जाइल मूवमेंट है उसको भी डिस्क्रेडिट करते हैं जो धर्मशाला के अंदर चल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्लैश क्या हो सकता है। देखो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि शायद 2 नाम अनाउंस हो जाए। एक तो ऑब्वियस सी बात है, जो अभी एग्जाइल गवर्नमेंट है, अभी दलाई लामा है, उनका जो मेथड है उसके थ्रू, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू एक दलाई लामा चुने जाएंगे। और हो सकता है कि जल्दी से जो चाइना है वो अगले दलाई लामा, वो जो गोल्डन अर्न मेथड है मैंने आपको बताया, उसके थ्रू चुन लेगा। तो जिसकी वजह से तिब्बतियन बुद्धिज्म में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ग्लोबली वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या वो चाइनीज गवर्नमेंट को मानते हैं या फिर अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा है उनके द्वारा जो बोला गया उसको मानते हैं। ज्यादातर तो उन्हीं को मानेंगे, लेकिन अगेन वो आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अमेरिका में तो एक कानून पास हुआ है, तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, जिसके तहत यह डिक्लेयर किया गया है कि चाइना के पास हक नहीं है अगले दलाई लामा चुनने का। और यह भी कहा गया है कि अगर चाइना ऐसा करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देना चाहिए। ये 2020 में, मुझे याद है मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, काफी समय की बात हो गई। और भारत, देखो भारत तो क्या है कि ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि सेंसिटिव रिलेशन है चाइना के साथ। तो दलाई लामा को भले ही वो होस्ट करता है धर्मशाला में, लेकिन अगेन ऐसा कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहा है। जहां तक यूरोपियन यूनियन, जापान का सवाल है तो वो रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगेन वो भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते चाइना के साथ। बहुत कम ऐसे देश हैं जो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन चाहेंगे चाइना के साथ इस समय। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली पेंचन लामा, मैंने आपको बताया ना, जो दलाई लामा के जस्ट नीचे होते हैं, 1995 में दलाई लामा ने एक पर्सन को पंचेन लामा डिक्लेयर किया, 11th पंचेन लामा। लेकिन चाइना ने क्या किया, उनको अबडक्ट कर लिया, उस बच्चे को अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, आप सोचिए, और अपने ही कैंडिडेट को यहां पर पंचेन लामा जो है डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद से वो जो बच्चा अबडक्ट किया गया था ना, किडनैप किया था, वो दिखाई ही नहीं है अभी तक। सोच के देखिए, जो चाइनीज वर्जन है तो उसको तो तिब्बतियंस रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, हम उनको पेंचेन लामा नहीं मानेंगे। तो एक प्रकार से डर यही है कि दलाई लामा के सक्सेशन के केस में भी क्या कुछ ऐसा ही होगा, वो देखने वाली बात होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यही सब है। अभी तो क्या है कि धर्मशाला में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव चल रहा है, दलाई लामा का 90th बर्थडे है, उसमें स्पिरिचुअल मैसेज सेंड किया जाएगा, सर्च फॉर रीइंकारनेशन, उसमें कई साल लग सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये पूरा केस है क्या दलाई लामा का। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी नदी ऐसी है जो तिब्बत से पास नहीं होती, तिब्बत से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा बैच है जीएस फाउंडेशन का 2026 के लिए बैच हमारा नया स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, और
2027 के लिए ये 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये आपके पास समय है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, कौन सा बैच लेना है, क्या है, ये फोन नंबर पर आप कॉल करिए, आपको सारी हेल्प की जाएगी। मेरी पर्सनल टीम इस फोन नंबर पर आपको मिल जाएगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।